नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूं आपका डिकोड एग्जाम के करंट अफेयर के रिवीजन सेशन की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि हम अपने करंट अफेयर की लास्ट क्लास में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर था उनको हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज उसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, और आज की क्लास में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ अन्य जो इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स रहे हैं, जो न्यूज में रही है, जो चीजें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, उन्हें हम एक एक करके यहाँ पे कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सब लोग सेशन से जुड़ जाइए। सेशन को आप अपने उन दोस्तों को शेयर कर दें जो आने वाले एग्जाम में बैठने वाले हैं और उनके लिए करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, और आज की क्लास में हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। यूरोप का पहला जो है प्राइवेट रॉकेट जिसका नाम है म्यूरा-1। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, म्यूरा-1 जो कि यूरोप का प्रथम निजी रॉकेट है, जिसे हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, एरियन 1 के भी नाम से जाना जाता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई ये कहाँ का जो है एरियन 1 जो कि जिसे हम म्यूरा-1 के नाम से जानते हैं, ये किस जो है क्षेत्र का पहला निजी रॉकेट है। तो ये यूरोप का निजी रॉकेट है, और इसको किस कंपनी के द्वारा जो है निर्मित और विकसित किया गया है। तो एक स्पेनिश कंपनी है दोस्तों जिसका नाम है पीएलडी स्पेस, ठीक है, जो कि एक स्पेनिश कंपनी है, उसके द्वारा इस ठीक है म्यूरा-1 रॉकेट को क्या किया गया है, ठीक है, बनाया गया है, विकसित किया गया है। बात करें दोस्तों, इसे जो है म्यूरा-1 जो कि एक उपकक्षीय, ठीक है, सब ऑर्बिटल और रीयूजेबल रॉकेट है, यानी कि इस रॉकेट को फिर से यूज किया जा सकता है, और ये निजी तौर पर विकसित जो है किया गया। यूरोप का पहला जो है एक रॉकेट है, यानी कि किसी निजी कंपनी के द्वारा इस रॉकेट को विकसित किया गया है। म्यूरा-1 यूरोप में किसी भी निजी कंपनी के द्वारा विकसित किया गया पहला रॉकेट है, और इस रॉकेट का अगर हम मिशन की बात करें तो इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो ये कक्षीय परीक्षण उड़ान है उसका संचालन करना। और इस रॉकेट का जो उद्देश्य, इस प्रक्षेपण का जो उद्देश्य है, वो इंजन टेल यानी कि इंजन इंटरेस्ट को मूल्यांकन करना, रॉकेट के बहुगतिकीय व्यवहार का निरीक्षण करना। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई म्यूरा-1 जो है कहाँ का जो है पहला निजी रॉकेट है, तो यूरोप का है, जिसको स्पेनिश कंपनी है ठीक है पीएलडी स्पेस के द्वारा निर्मित और विकसित किया गया है। इसी के साथ साथ आज का हमारा अगला पॉइंट जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला स्वदेशी चौपाया रोबोट, यानी कि 4 पैरों वाला ये रोबोट है जिसका नाम है स्वयं रोबोटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक स्वयं रोबोटिक्स है, उसके द्वारा जो है भारत का पहला स्वदेशी चौपाया, जिसे हम 4 पैरों वाला रोबोट कहते हैं, वो विकसित किया गया है। तो ये हैदराबाद की स्वयं रोबोटिक्स कंपनी है, जिसे रक्षा क्षेत्र के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, डिफेंस क्षेत्र के लिए भारत का पहला स्वदेशी चौपाया है, यानी कि 4 पैरों वाला रोबोट और ठीक है स्केलेटन को विकसित किया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये जो है भारत में, ठीक है, वर्तमान में देश की क्षमता, जो रक्षा क्षमता है, उसको मजबूत करने में मदद करेगा। और इसके लिए जो है रोबोट को अमेरिका और स्विट्जरलैंड से, पहली बात करते हैं दोस्तों, अगर वर्तमान समय की हम स्थिति देखें तो भारत जो है अपने रक्षा क्षेत्र के जो क्षेत्र है, जो रक्षा जो क्षमताएं हैं, उनको मजबूत करने के लिए, ठीक है, अपनी रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए अलग अलग देशों पर, जैसे कि अमेरिका, स्विट्जरलैंड पर निर्भर रहता था। लेकिन अब चूंकि यहाँ की कंपनियों के द्वारा जो है स्वदेशी रूप से रोबोटों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे कि भारत का रक्षा क्षेत्र मजबूत होगा और अन्य देशों पे जो भारत की निर्भरता है वो भी कम होगी। ये रोबोट दोस्तों और जो पहनने योग, ठीक है, एक्सोस्केलेटन को डीआरडीओ लैब्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, यहाँ पे बात करें तो एस्टेब्लिशमेंट, पुणे और डिफेंस बायो इंजीनियरिंग और ठीक है इलेक्ट्रोमेडिकल जो लेबोरेटरी है बेंगलुरु, उसके सहयोग से इस रोबोट को, ठीक है, विकसित किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों स्वयं रोबोटिक्स के द्वारा भारत का पहला स्वदेशी चौपाया रोबोट जो है विकसित किया गया है, ठीक है। अगला है दोस्तों हमारा कि दुनिया का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह जुपिटर 3, इसका सफल प्रक्षेपण किया गया। इंपॉर्टेंट ये है कि जुपिटर 3 जिसका सफल प्रक्षेपण किया गया है, और साथ ही साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह, यानी कि कॉमर्शियल, ठीक है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ठीक है, संचार उपग्रह है। और इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, तो ये एलन मस्क की जो अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन कंपनी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, स्पेस एक्स, और स्पेस एक्स जो कि एलन मस्क की कंपनी है, इसी के द्वारा जो है दुनिया का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह जुपिटर 3 को लॉन्च किया गया है, ठीक है। जुपिटर 3 जो संचार उपग्रह है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जुपिटर 3 किस तरह का उपग्रह है, तो ये एक संचार उपग्रह है। और जुपिटर जो ये जो स्पेस एक्स है, ये फाल्कन के लॉन्च कॉम्प्लेक्स हैवी रॉकेट से, ठीक है, फ्लोरिडा में नासा का जो कैनेडी
स्पेस सेंटर है, ठीक है, कैनेडी स्पेस सेंटर 39A से, ठीक है, यहाँ पे मैक्सर टेक्नोलॉजी के द्वारा निर्मित अब तक के सबसे बड़े, ठीक है, जुपिटर जो 3 उपग्रह है उसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो किससे किया है दोस्तों, यहाँ पे ये जो है कॉम्प्लेक्स हैवी रॉकेट के द्वारा, ठीक है, स्पेस एक्स के जो फाल्कन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये ध्यान रखिएगा किस सेंटर से, तो ये कैनेडी स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया है जुपिटर 3, और ये एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। जुपिटर 3 को अन्य नाम से भी जाना जाता है दोस्तों इको स्टार 24, ठीक है, इको स्टार 24 के भी नाम से जाना जाता है। और ये इको स्टार कंपनी हुरोस का ही क्या है, ये ह्यूजेस का एक उपग्रह है, और ये अगली पीढ़ी के अल्ट्रा हाई डेंसिटी सैटेलाइट के रूप में इसे उत्तर दक्षिण अमेरिका में ग्राहकों को गीगाबाइट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया। तो जो अमेरिका के जो उत्तर दक्षिण वाले क्षेत्र है वहां के जो कस्टमर है उनको गीगाबाइट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए इस उपग्रह को लॉन्च किया गया है जुपिटर 3। तो ठीक है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह जुपिटर 3 को लॉन्च किया गया एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा। ठीक है, अगला है दोस्तों दक्षिण पूर्व एशिया की प्रथम हाई स्पीड रेल, ये इंडोनेशिया के द्वारा शुरू की गई है, और दक्षिण जो है पूर्व एशिया की ये प्रथम हाई स्पीड रेल है। इंपॉर्टेंट ये है कि इस रेल का नाम क्या है, किस देश के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो अक्टूबर 2023 की बात है दोस्तों, चूंकि ये इंडोनेशिया के द्वारा इसको शुरू किया गया है, तो इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं दोस्तों, जिनका नाम है जोको विडोडो, उनके द्वारा जो है ये दक्षिण पूर्व एशिया की प्रथम हाई स्पीड रेल जो है उसका अनावरण किया गया। और हाई स्पीड रेल का नाम क्या है दोस्तों, वुश। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वुश। और वुश का जो है एक ये इंडोनेशियाई भाषा है वुश, और इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ वृक्ष नहीं होता है दोस्तों, यहाँ पे लिख लीजिए वुश, और इसका मतलब होता है समय बचाने वाला, स्टम संचालन, ज्यादा से ज्यादा संचालन और विश्वसनीय प्रणाली, इसका तात्पर्य होता है। ये जो रेल परियोजना है दोस्तों, इसके लिए देखा जाए इंडोनेशिया ने जापान के बजाय चीन से जो है इसके लिए समझौता किया। 2015 में जो है ये दोनों ही देशों के बीच में हस्ताक्षर किया गया था इस रेल के निर्माण के लिए, और इसका जो निर्माण किया गया है दोस्तों, ये पीटो कैरेटा सेपेट इंडोनेशियाई चीन के द्वारा जो है किया गया है, जिसे पीटी के CIC के नाम से भी जाना जाता है। वुश की गति की बात करें दोस्तों, तो ये लगभग 350 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में लगभग 350 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। और इस रेल की लंबाई की बात करें तो वो लगभग 209 मीटर है, और इसमें एक साथ लगभग देखा जाए 601 यात्री जो है बैठ करके यात्रा कर सकते हैं। तो दक्षिण पूर्व एशिया की प्रथम हाई स्पीड ट्रेन वुश है, जिसका अनावरण किया गया इंडोनेशिया के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों नूर उपग्रह। नूर 3 उपग्रह का जो है सफल प्रक्षेपण किया गया है, किसके द्वारा, ईरान के द्वारा। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि फिर नूर जो है ये कहाँ का जो है ये उपग्रह है, किस देश का है, तो ये ईरान का है दोस्तों, जिसका जो है प्रक्षेपण सितंबर 2023 में जो ईरान की सेना है, ठीक है, सैन्य सेना के द्वारा ये किया गया है, चूंकि एक सैन्य उपग्रह है नूर 3, और ये जो है इस नूर कार्यक्रम को जो ईरान की अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अंतरिक्ष क्षमताओं और सैन्य खुफिया जानकारी में, ठीक है, एक महत्वपूर्ण विकास के रूप में इसको देखा जा रहा है। तो एक तरीके से ये सैन्य उपग्रह है, तो सेना की क्षमताओं का इजाफा करने के लिए, ठीक है, ईरान के द्वारा जो है नूर 3 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया। और इसका जो नेतृत्व करेगा, नूर उपग्रह कार्यक्रम का जो नेतृत्व कर रहा है दोस्तों, वो जैसा कि हमने बताया ये गार्ड क्रॉप्स है इस्लामिक का, जिसे हम इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स कहते हैं, जिसके बारे में एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है। वो जो है उसी के द्वारा इस नूर उपग्रह कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, ठीक है, नेतृत्व किया जा रहा है। चूंकि ये नूर 3 है, यानी कि इसके पहले भी नूर 1 और नूर 2 का भी प्रक्षेपण ईरान के द्वारा किया जा चुका है। तो जो प्रथम नूर 1 उपग्रह था ईरान का, उसको अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया था। और ये ध्यान रखिएगा ये एक सैन्य उपग्रह है, ठीक है, जो ईरान की अंतरिक्ष क्षमताओं के साथ साथ जो सैन्य खुफिया जानकारी है उसमें जो है ये एक महत्वपूर्ण कार्य करेगा ये नूर। और यहाँ पे हम नूर 2 की बात करें तो इसे मार्च 2022 में ईरान के द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया था। और नूर 1, 2, 3 की बात करें तो ये जो है इस कार्यक्रम का, ठीक है, प्रमुख उपग्रह है। और ये तीनों ही देखा जाए तो अद्वितीय क्षमताएं जो है प्रदान करते हैं, यानी कि ये तीनों ही उपग्रह है, इनकी अपनी अपनी जो है क्षमताएं हैं, अपनी अपनी विशेषताएं हैं। ये जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स है, इनके द्वारा जो ये जो है
इसगार्ड क्राफ्ट के जो एरोस्पेस फोर्स डिवीजन के द्वारा ये घरेलू स्तर पर, ठीक है, निर्मित, यहाँ पे देखा जाए तो कैस्ड लॉन्च वाहन के द्वारा इस सैन्य उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था। नूर 1 को दोस्तों पृथ्वी की जो लो ऑर्बिट जो है, लो अर्थ ऑर्बिट वाले क्षेत्र जिसे हम निचली कक्षा कहते हैं, वहां पे प्रक्षेपित किया गया। तो पृथ्वी की जो सतह से लगभग 400 किलोमीटर, जिसे हम 280 मील कहते हैं, उस ऊंचाई पर जो है इसको उस कक्षा में इसको स्थापित किया गया है नूर, ठीक है, 3 को। नूर जो है एक तरीके से ये जो है ईरान की जो जासूसी क्षमता है और उन जासूसी क्षमताओं वाला ये सैर उपग्रह है, तो एक तरीके से जो ईरान की जासूसी क्षमता है उसको ये इजाफा करेगा और अंतरिक्ष में ईरान की क्षमताओं का भी वृद्धि करेगा। और साथ ही साथ ईरान के द्वारा ये विकसित एक इमेजिंग, ठीक है, क्या है, उपग्रह है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सैन्य उपग्रह है दोस्तों नूर 3 और ये ईरान से संबंधित है। इसी के साथ साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया की दूसरी वैक्सीन को मंजूरी दिया है। और क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि भाई मलेरिया की कौन सी वैक्सीन को मंजूरी WHO के द्वारा दिया गया है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दोस्तों इस वर्ष अक्टूबर 2023 में मलेरिया की दूसरी वैक्सीन को मंजूरी दिया है और उस दूसरी वैक्सीन का नाम क्या है दोस्तों, R21, जिसे हम मैट्रिक्स, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, M के नाम से जानते हैं, ठीक है, R21 मैट्रिक्स M, ये ध्यान रखिएगा। ये जो वैक्सीन है दोस्तों, ये ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा इसको विकसित किया गया। और इससे पहले दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मलेरिया की पहली वैक्सीन का नाम क्या था जिसको WHO के द्वारा मंजूरी दी गई थी। तो 2021 में दोस्तों RTS, ठीक है, अपॉन यहाँ पे बात करें तो AS01 नामक जो है टीके को स्वीकृति दिया गया था और ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है, स्टार कर लीजिएगा। ये जो R21 मैट्रिक्स M का जो निर्माण है, ठीक है, और ये जो है इसको विकसित तो किया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, लेकिन इसका जो निर्माण किया जा रहा है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, इस R21 मैट्रिक्स M वैक्सीन का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए। तो मलेरिया की पहली वैक्सीन का नाम क्या है, AS01, और मलेरिया की दूसरी वैक्सीन का नाम क्या है दोस्तों, R21 मैट्रिक्स M, और इसको विकसित किया गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ब्रिटेन की और निर्माण किया जा रहा है दोस्तों इसका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करेंगे WHO के भी बारे में, क्योंकि अगर हम देखें तो लगातार WHO इस वर्ष क्या काफी इवन पेंडेमिक के बाद से लगातार जो है चर्चा में बना रहा है, तो इस संस्था से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला है दोस्तों अमेजन ने, ठीक है, अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई किस प्रोजेक्ट के तहत जो है अमेजन ने अपना सैटेलाइट को लॉन्च किया है। तो अमेजन देखिए अक्टूबर 2023 में अमेजन ने जो है अपने प्रोजेक्ट जिसका नाम है कुइपर सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम, उसके पहले 2 प्रोटोटाइप उपग्रह जिसका नाम है कुइपर सेट 1 और दूसरा है कुइपर सेट 2, उसको अंतरिक्ष में जो है प्रक्षेपित किया है। तो कुइपर सेट 1 और कुइपर सेट 2 जो कि ये ध्यान रखिएगा अमेजन का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्रोजेक्ट कुइपर सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम, उसके तहत जो है अमेजन ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है। ये फ्लोरिडा के, ठीक है, अमेरिका के जो फ्लोरिडा के कैप कैनेवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से, ठीक है, एटलस 5 रॉकेट के जरिए जो है इसे जो है प्रक्षेपित किया गया है। ये जो दोस्तों सैटेलाइट है अमेजन का, ये धरती से करीब 500 किलोमीटर के ऊपर जो कक्षा है उस पर स्थापित किया गया है। अमेजन का दोस्तों जो प्रोजेक्ट है कुइपर, ये आप भी ध्यान रखिएगा, ये एक संचार नेटवर्क है, ठीक है। तो एक तरीके से संचार नेटवर्क का जो है एक तरीके से कम्युनिकेशन जो है नेटवर्क उसको जो है बनाए रखने के लिए ये एक प्रोजेक्ट कुइपर अमेजन के द्वारा चलाया गया है। और इसमें जो है कंपनी की योजना जो है अंततः अगले 6 वर्षों में देखा जाए 3200 से अधिक जो है उपग्रहों को लॉन्च करने की योजना इसके तहत बनाई गई है। तो कुइपर जो है प्रोजेक्ट दोस्तों ये क्या है, एक संचार जो है नेटवर्क प्रोजेक्ट है जो कि अमेजन का है और इसको जो है स्पेस एक्स रॉकेट के द्वारा जो है यहाँ पे जो है यहाँ पे माफ करिएगा जो कैप कैनेवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से एटलस 5 रॉकेट के जरिए जो है इसको प्रक्षेपित किया गया है, ठीक है। अगला है देखिए गौरी मिसाइल। यहाँ पे हमने नूर
की बात किया, जो कि एक सैन्य उपग्रह था, ईरान से संबंधित था। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे गौरी मिसाइल के बारे में, जिसका जो है सफल परीक्षण किया गया है पाकिस्तान के द्वारा। तो आपसे पूछा जा सकता है भाई गौरी मिसाइल का जो है परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है दोस्तों, तो ये पाकिस्तान के द्वारा किया गया अक्टूबर 2023 में। और इस जो है मिसाइल की अगर हम बात करें तो जो क्षमता क्या है गौरी मिसाइल की, ये परमाणु जो है हथियार उसको ले जाने में सक्षम ये मिसाइल है गौरी मिसाइल। और अक्टूबर 2023 में पाकिस्तान के द्वारा इस गौरी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। पाकिस्तान के इस परीक्षण का उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो जो आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है उसके परिचालन और तकनीकी तैयारी का जो है परीक्षण करना है। और ये चूंकि परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम ये मिसाइल है, तो इसकी जो रेंज है लगभग, अगर हम इसके रेंज की बात करें इस मिसाइल की, तो ये 1300 किलोमीटर जो है वो इसकी रेंज है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा गौरी मिसाइल किस देश से संबंधित है दोस्तों, पाकिस्तान से। और ये परमाणु हथियार को ले जाने में ये सक्षम मिसाइल है। इसी के साथ साथ दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो है तिलापिया पार्वो वायरस का पहला संक्रमण का मामला जो भारत में आया वो तमिलनाडु में आया। तो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है, पार्वो वायरस। तो ये हम बात करेंगे चूंकि ये किसको संक्रमित करता है, उसका पहला मामला चूंकि तमिलनाडु में आया है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई तिलापिया पार्वो वायरस का पहला जो है संक्रमण या मामला किस राज्य में आया, तो ये तमिलनाडु में आया। तो भारत में पहली बार जो है तमिलनाडु का दोस्तों जिला है रानीपेट जिला, और वहां पे एक जगह है जिसका नाम है वालाजा। वहां पे स्थित तालाब में, ठीक है, जो उस वालाजा तालाबों में, ठीक है, तिलपिया पार्वो वायरस की घटना जो है सामने आई है। तो ये जो है बात करें दोस्तों, तो ऐसा पहली बार ये मामला सामने आया है। अगर हम इस वायरस के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये एक छोटा अविकसित और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है, जो खेत में जो खेत होते हैं दोस्तों, उनमें जो मीठे जल वाली जो मछलियां होती है, जो मछली की प्रजाति होती है, ठीक है, जिनका नाम है तिलपिया, ठीक है, तिलापिया, उनको जो है ये प्रभावित करती है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे तिलापिया मछली है, ठीक है। और चूंकि ये खेतों में जो मीठे पानी होते हैं या फिर मीठे जल में ये पाए जाने वाली मछली होती है, और ये पार्वो वायरस चूंकि इन्हीं मछलियों को प्रभावित करता है, जिस कारण से इसे तिलपिया पार्वो वायरस के नाम से जाना जाता है। और पहला मामला कहाँ आया दोस्तों, तमिलनाडु में आया। पहली बार जब इस मामले को देखा गया था, इस वायरस से संक्रमण जो देखा गया था वो चीन में देखा गया था 2019 में। तो दुनिया का पहला देश जो है जहां पे तिलपिया जो है पार्वो वायरस का संक्रमण देखने को मिला था, तो वो चीन में देखने को मिला था दोस्तों। कब मिला था, 2019 में। और दूसरा देश कौन सा है दोस्तों जहां पे ये मामला दर्ज किया गया था, 2021 में। दूसरा देश थाईलैंड है। और भारत दुनिया का तीसरा देश हो गया है जहां पे जो है यहाँ पे तिलापिया पार्वो वायरस का मामला दर्ज किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इस वायरस को दोस्तों जो है ये किसमें देखा जाए तो तिलपिया के गलफड़ों, हृदय, मस्तिष्क, यकृति, अग्नाशय, प्लीहा, आंत, गुर्दे, आंख और मांसपेशियों में स्थानीकृत होते हैं। विशेषज्ञों का कहना यह भी है कि ये जो डीएनए वायरस के कारण जो खेत में पाए जाने वाली ये जो मछलियां होती हैं, तिलापिया मछलियां, उनमें लगभग 30 से जो है 50% तक मृत्यु भी देखा गया है। और प्रयोगशाला में तो 100% जो है मृत्यु दर्ज किया गया। तो एक तरीके से इस पार्वो वायरस के कारण जो है इन तिलापिया मछलियों की जो है बड़ी संख्या में मृत्यु भी होती है। क्योंकि इस मछली को गरीब आदमी की मछली कहा जाता है। और इसमें जो है सबसे पहला जो है मोजाम्बिक तिलापिया को 1950 के दशक में भारत के ताजे जो है जल निकायों में लाया गया था। ये जो मछली है दोस्तों, इसके बारे में बात करें, मोजाम्बिक तिलापिया को जो है 1950 के दशक में भारत में ये ताजे जो है जल जो पानी है उनमें ये लाया गया था। ठीक है, और चूंकि इससे संबंधित ये वायरस है तो आपसे एग्जाम में यहाँ से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, स्टार कर लीजिए इसको। ठीक है, इसी के साथ साथ हम बात करेंगे भारत का पहला सौर मिशन, जिसे हम आदित्य L1 के नाम से जानते हैं। तो आदित्य L1 भारत का पहला सौर मिशन है, यानी कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत ने जो है पहला सौर मिशन लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है दोस्तों, आदित्य L1। तो भारत का जो अंतरिक्ष संगठन है दोस्तों, जिसका नाम है इसरो, ठीक है, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, उसने सितंबर 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से, ठीक है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा जो स्थित अंतरिक्ष केंद्र है, वहां से ध्रुवीय प्रक्षेपण यान जिसका नाम है PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C57 रॉकेट के द्वारा अपने पहले सौर मिशन आदित्य L1 का सफल परीक्षण किया।
तो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कहां से किया गया, श्रीहरिकोटा से किया गया। रॉकेट आपसे इंपॉर्टेंट ये पूछा जा सकता है, तो ये रॉकेट ध्यान रखिएगा दोस्तों, PSLV C-57 रॉकेट के द्वारा जो है आदित्य L1 को लॉन्च किया गया, जो कि भारत का पहला सूर्य का अध्ययन करने वाला मिशन है। सूर्य के अध्ययन करने के लिए, ठीक है, जो आदित्य L1 है उसको पृथ्वी से लगभग, ठीक है, पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर, यहाँ पे दूर जो है एक पॉइंट है जिसको हम लैग्रेंजियन 1 पॉइंट के नाम से जानते हैं, ठीक है, उसमें जो है पहुंचने में लगभग यहाँ पे 125 दिन का समय लगेगा, चूंकि ये रास्ते ट्रेवल कर रहा है। और यहाँ पे जो है इस एक तरीके से ये पृथ्वी से जो पॉइंट है लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है लैग्रेंजियन पॉइंट, और वो स्थिर क्षेत्र है जहां पे जो है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल से जो है बाहर चला जाएगा और स्थिर होकर के ये सूर्य का अध्ययन करेगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच में दोस्तों कितने लैग्रेंजियन पॉइंट है, तो ये ध्यान रखिएगा 5 लैग्रेंजियन पॉइंट है, और जो L1 पॉइंट है, ठीक है, जिसे हम लैग्रेंजियन पॉइंट 1 बोलते हैं, ये जो है पॉइंट प्रभामंडल कक्षा में है, और यहीं से जो है जहां से सूर्य पर जो है ग्रहण का प्रभाव नहीं होता है, किसी भी तरह का ग्रहण का प्रभाव नहीं होगा, तो एक तरीके से क्लियर जो है चीजें देखने को मिलेंगी। इस पॉइंट पर जो है सौर गतिविधियां देखने को मिलता है, लाभ मिलेगा। यहाँ से सूर्य साथ ही साथ जो हमारी आकाशगंगा है और जो अन्य तारे हैं उनका व्यापक अध्ययन करना इस पॉइंट से संभव होगा। ये जो लैग्रेंज पॉइंट है दोस्तों, ये अंतरिक्ष में स्थित उन पॉइंट से होता है जहां दो अंतरिक्ष निकाय, जैसे कि सूर्य और पृथ्वी, दो अंतरिक्ष निकाय है, इनके जो गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है, जो आकर्षण और प्रतिकर्षण का क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है, तो ये वो क्षेत्र होते हैं, और यहीं पे जो है एक तरीके से ये इसके गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकल करके, ठीक है, ये जो है ये जो आदित्य L1 जो है यान, वो यहीं पे, ठीक है, स्थिर होकर के अध्ययन करेगा किसका दोस्तों, सूर्य का। इन पॉइंट का उपयोग जो है अंतरिक्ष यान द्वारा अपनी स्थिति कायम रखने के लिए आवश्यक ईंधन को खपत को कम करने के लिए किया जाता है। इसका जो निर्माण चूंकि एक इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ जूइस, ठीक है, जोसेफ लुइस लैग्रेंज के द्वारा किया गया था इसकी खोज, जिस कारण से इसको जो है लैग्रेंज पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो आदित्य L1 मिशन के बारे में ध्यान रखिएगा, चूंकि ये भारत का पहला सूर्य का अध्ययन करने वाला ये मिशन है, किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, इसका विशेष करके आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अमेरिका द्वारा एब्रिसोवो वैक्सीन को स्वीकृति, और अमेरिका जो है इस तरह की वैक्सीन को स्वीकृति देने वाला दुनिया का पहला जो है देश बन गया है। तो अमेरिका के जो फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन है उसने जो है फाइजर की एक वैक्सीन है जिसका नाम है, ठीक है, एब्रिसोवो, इसको जो अगस्त 2023 में स्वीकृति दिया है, और इस तरह की वैक्सीन को स्वीकृति देने वाला दुनिया का पहला देश दोस्तों कौन बन गया है, वो अमेरिका बन गया है। ये जो ठीक है एब्रिसोवो वैक्सीन है, जो कि फाइजर की एक वैक्सीन है, फाइजर कंपनी जिसने देखिए कोरोना काल में कोविड वैक्सीन का भी निर्माण किया था। ये जो वैक्सीन है दोस्तों, जो नवजात बच्चे, जो नए नए बच्चे जिनका जन्म बच्चों का जो होता है, उन बच्चों को, ठीक है, उन बच्चों को रेस्पिरेटरी, ठीक है, सिंकालाइटिस, ठीक है, सिंकाइटियल वायरस होता है, उससे जो है ये क्या करता है दोस्तों, सुरक्षा प्रदान करता है। तो कौन से वायरस से, रेस्पिरेटरी, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सिंकाइटियल जो वायरस है उससे जो है इसको सुरक्षा प्रदान करता है। और जनरली ये वैक्सीन देखिए जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, विशेष करके जो 32 से लेकर के 36 सप्ताह तक की जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनको ये वैक्सीन जो है प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये जो है वैक्सीन यानी कि एब्रिसोवो वैक्सीन को स्वीकृति देने वाला दुनिया का जो पहला देश बना है वो कौन बना है, अमेरिका बना है। इसी के साथ साथ अमेरिका का दोस्तों जो खाद्य और औषधि प्रशासन यानी कि FDA, उसने नवंबर में, ठीक है, चिकनगुनिया के पहले टीके जिसका नाम है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये जो है इक्विस्टर, ठीक है, इसको जो है क्या किया है, मंजूरी दिया है, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई चिकनगुनिया के पहले टीके का नाम क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा इक्विस्टिक है, जिसको जो है मंजूरी किसके द्वारा दी गई है दोस्तों, अमेरिका के खाद्य और औषधि प्रशासन के द्वारा। ये जो वैक्सीन है दोस्तों, ये आपके लिए नाम इंपॉर्टेंट है, और इस वैक्सीन को निर्माण किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, तैयार किसके द्वारा किया गया, तो एक फ्रांसीसी बायोटेक कंपनी जिसका नाम है वेल्लेवा के द्वारा इस कंपनी को जो है वेल्लेवा के द्वारा इस वैक्सीन को जो है निर्माण किया गया था।
चूंकि ये चिकनगुनिया का पहला टीका है तो आइए चिकनगुनिया के भी बारे में जान लेते हैं। चिकनगुनिया दोस्तों ये जो है मच्छर जनित वायरल जो है बीमारी, यानी कि इसका वेक्टर कौन होता है दोस्तों, मच्छर होता है, और ये वायरस से होने वाला ये बीमारी है। और चूंकि सबसे पहली बार जो इसका प्रकोप देखा गया था 1952 में देखा गया था, दक्षिणी तंजानिया में जो है देखा गया था, उसी दौरान इस चिकनगुनिया वायरस को पहचाना गया था। क्योंकि इसके जो वेक्टर्स होते हैं दोस्तों वो मच्छर होते हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से मच्छर के द्वारा चिकनगुनिया होता है, तो ये संक्रमित जो मादा मच्छर होती हैं उनके काटने से जो है ये मनुष्यों में चिकनगुनिया, ठीक है, चिकनगुनिया पहुंचता है। आमतौर पे ये कौन से जो है मच्छर होते हैं चिकनगुनिया को जो है पहुंचाने वाले, तो एंडीज एजिप्टी, यही एंडीज मच्छर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एडीज मच्छर, माफ करिएगा, जो एडीज मच्छर होते हैं दोस्तों जो कि डेंगू का भी कारण बनते हैं। देखिए मादा एनाफिलीज जो मच्छर होती है दोस्तों वो मलेरिया का कारण बनते हैं, और जो एडीज मच्छर होते हैं दोस्तों वो डेंगू का कारण बनते हैं, और साथ ही साथ एडीज मच्छर चिकनगुनिया का भी कारण बनते हैं। यहाँ पे मादा, ठीक है, एडीज और एजिप्टी, और साथ ही साथ एडीज एल्बोपिक्टस जो मच्छर होते हैं, इन मच्छरों के काटने से जो है चिकनगुनिया मनुष्यों में पहुंचता है। तो वेक्टर कौन है, जो इससे संक्रमित जो मच्छर होते हैं। इसके जो है लक्षण क्या है चिकनगुनिया के, तो जनरली बुखार होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण जो होते हैं वो होते हैं जोड़ों में दर्द, यानी कि ज्वाइंट पेन होता है। क्योंकि इस मच्छर को यहाँ पे इस मच्छर से जो प्रभावित होने वाले यानी कि जो चिकनगुनिया है दोस्तों, ये जो है इस समय वैश्विक स्वास्थ्य का खतरा बना हुआ है, क्योंकि लगभग 15 साल में देखा जाए 50 लाख से जो अधिक मरीजों में, ठीक है, चिकनगुनिया की पुष्टि हुई है, जिसके बाद से ये बीमारी दोस्तों वर्तमान में वैश्विक स्वास्थ्य का खतरा बना हुआ है। चूंकि इसके लिए जो वैक्सीन बनाई गई है उसको अमेरिका के द्वारा जो है क्या किया गया, उसकी पुष्टि की गई है और उसको जो है एक तरीके से मंजूरी दी गई है। तो ये जो है वैक्सीन का नाम क्या है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, तो इश्चिक जो है मस्टर्ड, ये जो वैक्सीन है, और ये एकल खुराक जो है इसकी 18 वर्ष और उससे जो अधिक उम्र के लोगों को इंजेक्शन के माध्यम से मांसपेशियों में जो है दिया जाता है, तो मसल्स में जो है इंजेक्शन के माध्यम से ये जो है वैक्सीन दिया जाता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों एब्रिसोवा वैक्सीन के बारे में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, चिकनगुनिया का जो है पहला टीका जो है किसके द्वारा मंजूरी दिया गया है, अमेरिका के द्वारा, और ये किसके द्वारा इस टीके को बनाया गया, तो फ्रांसीसी बायोटेक कंपनी है वेल्लेवा के द्वारा इसको बनाया गया, ठीक है। इसी के साथ साथ हम बात करते भाई म्यूजिक फ्रॉग, यानी कि एक तरीके से ये फ्रॉग है दोस्तों, ठीक है, ये एक तरीके मेढक है, ठीक है, जो कि म्यूजिक फ्रॉग के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ मिला है दोस्तों, तो इसकी जो नई प्रजाति, इस म्यूजिक फ्रॉग की जो प्रजाति है ये अरुणाचल प्रदेश में पाई गई। तो वैज्ञानिकों ने, ठीक है, यहाँ पे रूपात्मक और आणविक और ध्वनिक साक्ष्यों के आधार पर अरुणाचल प्रदेश में म्यूजिक फ्रॉग की एक नई प्रजाति खोजी है। और इस ये जो म्यूजिक फ्रॉग है दोस्तों, ठीक है, जिसके जब बोलने पे, ठीक है, म्यूजिक जैसी ध्वनि निकलती है, तो इसे जो है क्या नाम दिया गया है, निदराना, ठीक है, नोआ दिहिंग। चूंकि ये जहां से पाई गई उसी स्थान के नाम पे इसका नाम रखा गया, तो अरुणाचल प्रदेश में जो है म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति पाई गई। नाम क्या है, निदिराना नोआ दिहिंग। ये जो मेढक है दोस्तों, चूंकि ये जिस वंश से संबंधित है उसी वंश में यानी कि निद्राना वंश से संबंधित है, और इसका जो नाम रखा गया है नोआ दिहिंग, जो नदी है अरुणाचल प्रदेश में उसके नाम पे रखा गया, क्योंकि वही जो है इसके नमूने जो है या फिर इसको जो है खोजा गया है। मेढक की जो नई प्रजाति है दोस्तों, ये ज्यादातर कहाँ पाई जाती है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है जनरली तालाबों में, दलदली क्षेत्रों में या धान के खेतों में ये रहती हैं। और जब इनको अंडा देना रहता है दोस्तों, तो ये अंडा देने के लिए घोंसले का निर्माण करती है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तथ्य में आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है, चूंकि ये पूर्वोत्तर का राज्य है, ठीक है। इसी के साथ साथ पूर्वोत्तर का एक अन्य राज्य है दोस्तों जिसका नाम है मिजोरम, और मिजोरम में दोस्तों छिपकली की एक नई प्रजाति खोजी गई है। और इसे जो है वैज्ञानिक नाम जो दिया गया है, वैज्ञानिकों ने इसे क्या नाम दिया है, तो गेको मिजोरमेसिस, ठीक है, चूंकि ये मिजोरम से मिली है और ये गेको प्रजाति की एक नई प्रजाति है जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो गेको मिजोरमेसिस जो कि ये छिपकली की नई प्रजाति, और इस नई प्रजाति की खोज वैज्ञानिकों के द्वारा पूर्वोत्तर के राज्य मिजोरम में की गई है।
ये गेको छिपकली को मिजोरम विश्वविद्यालय और मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजी के जो शोधकर्ता है उनके द्वारा इसको खोजा गया। इस छिपकली की विशेषताओं के बारे में बात करें तो रात्रिचर है, रात्रों में चलती है और पेड़ से दूसरे पेड़ को ये क्या करती है, ग्लाइडिंग करती है, यानी कि छलांग लगाते हुए या उड़ते हुए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर पहुंच जाती है। ये जो खोज है मिजोरम में, ये 6ठी स्थानिक, ठीक है, यहाँ पे साइरोट्रोडेक्टाइलस प्रजाति और व्यापक पूर्वोत्तर क्षेत्र में 22वीं प्रजाति को जो है चिन्हित करती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा दोस्तों, पूर्वोत्तर के 2 राज्य अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, जहां अरुणाचल प्रदेश में हमें म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति देखने को मिलती है, वहीं पे हम बात करते हैं मिजोरम में हमें छिपकली की नई प्रजाति जिसका नाम क्या है, गेको मिजोरमेसिस। ठीक है, तो देखिए मिजोरम से ही आपको ये पता चल जाएगा, बाकी गेको नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ साथ हम बात करते हैं जीपीएस जो है एंकलेट। एंकलेट मतलब होता है देखिए एड़ी, जहां हम लोग पैल पहनते हैं वो भी एंकलेट होता है। तो एक तरीके से जो है एड़ी जो होती है, ठीक है, वहां पे जीपीएस लगाया जाएगा। तो ये कार्य किसके द्वारा किया गया है, तो जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है उसने जब जमानतों पर जो है अपराधियों को जब रिहा किया तो उस अपराधियों को ट्रैक करने के लिए कि भाई वो कहाँ जाते हैं, किनसे मिलते हैं, क्या करना है, उनकी गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए जीपीएस एंकलेट का प्रयोग किया। ठीक है, तो एक तरीके से जम्मू कश्मीर जो है देश का पहला ऐसा जो है केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य केंद्र शासित प्रदेश दोनों में ही इस तरह का कार्य करने वाला जो है देश का पहला जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गया। ठीक है, इसमें क्या है, जम्मू कश्मीर की पुलिस ने जो है जीपीएस ट्रैकर एंकलेट को ट्रायल के तौर पे शुरू किया, जिसमें क्या होगा, जो पुलिस आतंकवाद से जुड़े लोग जो हैं यहाँ पे जो है अपराधी हैं, संदिग्ध गतिविधियों वाले जो लोग हैं, उनके शरीर पे जीपीएस ट्रैकर एंकलेट लगाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लगा हुआ है, तस्वीर में आप देख रहे होंगे। ठीक है, ये देखिए, ये जो जीपीएस ट्रैकर एंकलेट क्या करेगा, जो है एड़ी जो होती है पैरों, वहां पे जो है इसको लगाया जाएगा, फिक्स किया जाएगा, जिससे कि उनके मूवमेंट की जानकारी मिलेगी, कहाँ कहाँ वो जाएंगे, उनको जो है ट्रैक किया जाएगा और आतंकवाद से जुड़े जो लोग हैं उनके बारे में से जानकारी भी जुटाई जा सकेगी कि वे कहाँ जाते हैं, किससे मुलाकात करते हैं। तो एक तरीके से उनकी गतिविधियों की निगरानी करने के उद्देश्य से जम्मू कश्मीर की पुलिस ने जमानत पर रिहा हुए जो अपराधी हैं उनको ट्रैक करने के लिए जीपीएस एंकलेट का प्रयोग किया और ऐसा करने वाला ये भारत की पहली पुलिस बन गई है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं प्रोजेक्ट कुश, क्योंकि ये भारत की वायु रक्षा प्रणाली है प्रोजेक्ट कुश, और इसके तहत जो है भारत, ठीक है, वायु रक्षा प्रणाली को विकसित कर रहा है। तो प्रोजेक्ट कुश को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भारत की वायु रक्षा प्रणाली है। ठीक है, और ये जो है प्रोजेक्ट कुश भारत का नया एयर डिफेंस सिस्टम होगा, जिसके तहत, ठीक है, डीआरडीओ लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल तैयार कर रहा है। तो प्रोजेक्ट कुश के साथ जो है लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल को विकसित किया जा रहा है। ठीक है, डीआरडीओ के द्वारा प्रोजेक्ट कुश के तहत ये चूंकि जो है ये जो मिसाइल होंगी दोस्तों, ये 3 स्तरीय प्रणाली होंगी और इसके सबसे कम जो रेंज होगी जिस मिसाइल की जो है वो 150 किलोमीटर होगी, मध्यम रेंज जो होगी वो 250 किलोमीटर होगी और जो अधिकतम रेंज होगी वो 350 किलोमीटर होगी। वर्तमान में अगर हम देखें दोस्तों, हमारे पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वर्तमान में वो कौन सा, S-400, जिसको भारत ने रूस से लिया था। तो आपसे ये भी जो है S-400 के बारे में भी पूछ सकता है। S-400 दोस्तों क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है और ये देखा जाए यहाँ पे ट्रायम्फ रूस के द्वारा जो है इसको विकसित किया गया था और ये एक मोबाइल सतह से हवा में मार कर सकने वाली जो है मिसाइल प्रणाली है और ये विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल जैसे विभिन्न हवाई लक्ष्यों को रोकने और उनको नष्ट करने में ये जो है सक्षम है। तो भारत अपना खुद की जो है वायु रक्षा प्रणाली को विकसित कर रहा है और इसके लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, प्रोजेक्ट कुश। ठीक है, इसी के साथ साथ हम बात करते हैं बांग्लादेश कालाजार मुक्त पहला देश बना है। तो दुनिया का पहला देश कौन सा है जो कि कालाजार मुक्त देश बना है, वो बांग्लादेश है। तो नवंबर 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बांग्लादेश को दोस्तों कालाजार मुक्त विश्व का पहला देश जो है घोषित किया है। ये ध्यान रखिएगा, आपके लिए कालाजार भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और बांग्लादेश चूंकि कई बार चर्चा में रहा है तो बांग्लादेश की लोकेशन देखना आपकी जिम्मेदारी है। और दुनिया का पहला देश जो कि कालाजार मुक्त देश बना है वो बांग्लादेश बना है। और इससे पहले मई 2023 की बात है दोस्तों, चूंकि नवंबर 2023 में WHO ने बांग्लादेश को कालाजार मुक्त देश घोषित किया है। इसके साथ मई 2023 में दोस्तों यहाँ पे लिम्फेटिक, ठीक है, फाइलेरियासिस से भी मुक्त देश घोषित किया गया था दोस्तों बांग्लादेश को। तो बांग्लादेश देखिए कालाजार मुक्त भी है, ठीक है, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस जो है इससे भी मुक्त देश है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये जानकारी दी कि बांग्लादेश से, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो एक तरीके से परजीवी से होने वाला ये कालाजार बीमारी, और ये परजीवी कौन सा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे विसरल लिस्मेनियासिस जो है उसके खतरे को जो है अब पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है, ठीक है। ये WHO ने ये जानकारी दी है बांग्लादेश से, ठीक है। इसके साथ ही ये जो है बीमारी दोस्तों, कालाजार किससे संबंधित है, तो आग से संबंधित ये बीमारी है, और इस बीमारी को, ठीक है, खत्म करने वाला बांग्लादेश दुनिया का पहला देश बना है। क्योंकि कालाजार दोस्तों प्रोटोजोआ परजीवी जिसका नाम है, ठीक है, लिशमेनिया, उसके कारण होने वाला ये एक परजीवी बीमारी है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये परजीवी से होता है, वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, किससे होता है, तो परजीवी से होने वाला ये बीमारी क्या नाम है, लिशमेनिया है। और जनरली इसका जो केस देखने को मिलता है वो अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, लैटिन अमेरिका, वहां पे रहने वाले लोगों को ये प्रभावित करता है। इसका वेक्टर कौन सा, ये आपसे पूछा जाता है। तो जो सैंड फ्लाई होती है, जिसे हम बालू मक्खी कहते हैं, उसके जरिए जो है ये परजीवी फैलता है। तो वेक्टर कौन है दोस्तों, देखिए वेक्टर भी पूछता है। जैसे अभी हम लोगों ने बात किया चिकनगुनिया का वेक्टर दोस्तों मच्छर होते हैं, ठीक है, एडीज मच्छर वगैरह होते हैं। इसी तरीके से बालू जो है, बालू मक्खी जिसे हम सैंड फ्लाई करते हैं, वो कालाजार को, ठीक है, कालाजार का वेक्टर होते हैं। इस बीमारी को देखिए किन ये नामों से जाना जाता है। तो इसे ब्लैक फीवर के भी नाम से जाना जाए, चूंकि कालाजार, काला बुखार, दमदम बुखार, काला ज्वर या फिर कालाजार के भी नाम से जाना जाता है। लक्षण क्या होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, बुखार, किसी भी बीमारी में बुखार आना तो लाजमी है। इसमें वजन घटने लगता है, एनीमिया हो जाती है, यानी कि शरीर में खून की कमी हो जाती है। ये लीवर को प्रभावित करता है और साथ ही साथ प्लीहा का बढ़ना, ठीक है, ये प्रभावित करता है। क्योंकि हमने लगातार जो है WHO के बारे में सुना, तो आइए थोड़ा सा WHO के बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों ये जो है स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है दोस्तों। कौन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, और इसकी जो स्थापना की गई थी 1948 में किया गया था। इसका मुख्यालय दोस्तों क्या है WHO का, तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसके कितने सदस्य देश है दोस्तों, 194 जो है WHO के सदस्य हैं। चूंकि एक अंतर सरकारी संगठन है, यानी कि जो देश हैं जो इसके सदस्य हैं उनकी सरकारें जो है आपस में मिल करके इसमें कार्य करती हैं। और ये समानता जो अपने सदस्य राष्ट्र है, यानी कि जो WHO के सदस्य देश है, उनमें जो स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से ये कार्य करती है। चूंकि इसकी जो स्थापना की गई थी 1948 में किया गया था, और 7 अप्रैल 1948 को ये अपने कार्य को करना शुरू किया था, जिस कारण से हम हर साल जो है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी फिर वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके वर्तमान में दोस्तों महानिदेशक कौन है, तो इथोपिया के आपसे ये भी पूछा जाता है कई बार कि जो देखिए WTO का पूछा भी जा चुका है कि जो उसके महानिदेशक है किस देश के हैं, तो ये इथोपिया के हैं टेड्रोस, ठीक है, एडरनाम गेब्रियेसस, जो कि वर्तमान में WHO के महानिदेशक है, ठीक है। तो टेड्रोस गेब्रियेसस के नाम से ये जाने जाते हैं, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने WHO से संबंधित चीजें देखी, और साथ ही साथ ये भी देखा कि WHO के द्वारा, ठीक है, बांग्लादेश को कालाजार मुक्त देश घोषित किया गया, और ये दुनिया का पहला देश बना है जहां से जो है कालाजार का उन्मूलन कर दिया गया है। इसी के साथ साथ मई में जो है WHO ने बांग्लादेश को लिम्फेटिक फाइलेरियासिस से भी मुक्त घोषित किया था। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा अगला पॉइंट है, देखिए ये इसरो का, ठीक है, नमोन्वेषी उपकरण जिसका नाम है नवमित्र। नवमित्र दोस्तों हमारे जो मछुआरे भाई हैं, ठीक है, उनके बारे में जानकारी देने वाला ये उपकरण है। यानी कि अगर किसी भी तरह की गतिविधि हो रही है, ठीक है, मछुआरों के द्वारा, या फिर अगर वो समुद्र में जाते हैं तो उनकी लोकेशन के बारे में बताने वाला ये नवमित्र है, जिसको जो है विकसित किया गया, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसरो के द्वारा। तो ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने, ठीक है, नवमित्र नामक एक उपकरण का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और ये जो है परीक्षण जो किया गया है वो गुजरात के अहमदाबाद में इसरो के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र में जो है इसे विकसित किया गया। और इस उपकरण का उद्देश्य क्या है, जो समुद्री अभियानों के दौरान जो मछुआरे होते हैं उनकी सुरक्षा को बढ़ाना। ये जो परीक्षण किया गया है दोस्तों वो निंदकारा में हुआ है, और ये उपकरण, ठीक है, यहीं पे देखा जाए इस उपकरण को, ठीक है, मछली पकड़ने के जो जहाज है उनमें स्थापित किया गया था। इसके बारे में बात करें नवमित्र दोस्तों, चूंकि एक नवीन उपग्रह आधारित संचार प्रणाली, यानी कि एक तरीके से ये आपको जो है कम्युनिकेट कर सकेगी, ठीक है, जो या मछुआरे की जहाज के बीच में, और एक तरीके से
ठीक है, उनके बारे में जो सटीक जानकारी जो है, जहां पे नियंत्रण केंद्र होगा उनके बीच में क्या करेगा, ये एक तरीके से संचार को स्थापित करेगा। तो जो मछली पकड़ने वाले जहाज है, उन जहाजों को जो है यहाँ पे तटवर्ती अधिकारी, जो तटों के पास जो अधिकारी होते हैं, जो नियंत्रण केंद्र होते हैं, उनको जो है ये मछली पकड़ने वाले जहाज से कनेक्ट रखेगा। और निर्वात दो तरफा, यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ ये अधिकारी ही जो है मैसेज दे सकेंगे, बल्कि उन मछुआरों को भी अगर किसी तरह का मैसेज देना रहेगा, किसी जो है मुसीबत में वो फंस गए, तो वो मैसेज दे सकेंगे इन जो है सेंटर पे, जिससे कि उनको बचाया जा सके। तो एक तरीके से दो तरफा संदेश सुविधाओं या सेवाओं से ये सुविधा प्रदान करता है। इसमें जो है इस नव मित्र में मौसम और चक्रवात की चेतावनी जो है स्थानीय भाषा में दिया जाएगा, जो भी वहां की लोकल लैंग्वेज होगी उसमें दिया जाएगा। और संकट की जो चेतावनी होगी उस पर मिलने पर, ठीक है, नियंत्रण केंद्र को नाव के सटीक स्थान सहित महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकेगी। अगर मान लीजिए कोई चक्रवात आ गया, मौसम संबंधी कोई जो है चेतावनी आ गई, तो एक सटीक जानकारी मिल सकेगी, भाई वो मछुआरे किस क्षेत्र में है, कहाँ पे उनकी जहाज है, और इस तरीके से उनको बचाया जा सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नभ मित्र, तो ये इसरो का नमोनिवेशी उपकरण है, और ये किसके लिए विकसित किया गया है, तो मछुआरों की सुरक्षा के लिए इसको विकसित किया गया। ठीक है, यहां पे हम इसी के साथ साथ बात करते हैं भाई मून स्नाइपर। यहां पे बात करते हैं मून स्नाइपर है क्या। दोस्तों ये जो है जापान का मून से संबंधित, यानी कि चंद्रमा से संबंधित जो है मिशन है, मून मिशन है, मून स्नाइपर, जो कि हाल ही में चर्चा में था। तो जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम है जाक्सा, उसने जो सितंबर 2023 को, ठीक है, मून मिशन जिसे हम कहते हैं दोस्तों, जिसका नाम क्या है दोस्तों, मून स्नाइपर, लॉन्च किया गया। तो मून स्नाइपर किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों, जापान के द्वारा। और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है, जाक्सा है। इसे जो है वहां की, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक कंपनी है जिसका नाम है यहाँ पे मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्री के द्वारा इसको निर्मित किया गया है। और ये जो केंद्र है, ठीक है, जापान का, जिसका नाम है तेनागाशिमी, ठीक है, यहाँ पे तेनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र है, वहां से जो है ये ठीक है, ध्यान रखिएगा, S2A रॉकेट के जरिए जो है इसे लॉन्च किया गया है। और ये मिशन जो है, चूंकि अभी सतह पर, जब चांद की सतह पर अगली साल यानी कि फरवरी 2023 में लैंड करेगा, ठीक है, मून स्नाइपर। और ये जिस जगह पर जो संभावित जो लैंडिंग है, वो साइट है, उसको किस नाम से जाना गया है दोस्तों, वो नाम क्या है उसके साइट का, तो मेयर नेक्टारिस, ठीक है, यहाँ पे नेक्टारिस, तो मेयर नेक्टारिस, जो कि चांद का समुद्र कहा जाता है दोस्तों, वहां पे जो है संभावित लैंडिंग हो सकती है मून स्नाइपर की। लैंडिंग के बाद ये क्या करेगा, ये जो चांद की सतह है उसमें मौजूदा जो पत्थर है, ओलिविन पत्थर, उनकी जांच करेगा, जिससे कि हमें चांद की उत्पत्ति के बारे में पता चल सकेगा। इस मिशन को दोस्तों मून जो है स्नाइपर कहा जाता है, क्योंकि ये जो स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन, मून की लैंडिंग उसके तय स्थान से 100 मीटर के दायरे में होगी। और इसे जो है किसके द्वारा बनाया गया दोस्तों, इस मिशन को जापान, नासा जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, और यूरोपीय स्पेस एजेंसी, उन्होंने जो है मिलकर इस जो है मिशन को बनाया है। जापानी स्पेस एजेंसी जाक्सा ने अपने S2A रॉकेट के जरिए स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन, मून स्लिम और एक्सरे इमेजिंग एंड, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन को जो है लॉन्च किया गया। एक्सरिज्म को भी लॉन्च किया है। मिशन जो है देखिए ब्रह्मांड, ये जो है, ये जो क्या करेगा, ये ब्रह्मांड के निर्माण, उसकी उत्पत्ति के बारे में बताएगा। जो आकाश गंगाओं के बीच जो स्थित चीजें हैं, उनकी गतियों के बारे में, उनकी संरचना का माप करेगा। आकाशीय पिंडों के निर्माण को समझने में भी मदद करेगा। तो यहाँ पे मून स्नाइपर के बारे में ध्यान रखिएगा, ये जो है जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा, उसके द्वारा जो इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ये फरवरी 2024 में मून की सतह पर जो है लैंड करेगा। और वो सतह, वो संभावित लैंडिंग कहाँ पे होगी दोस्तों, तो साइट जो है उसका नाम क्या है, मेयर नेक्टारिस, जो कि चांद का समुद्र कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ हम बात करते हैं दोस्तों इंद्रजाल। तो भारतीय स्टार्टअप है जिसका नाम है ग्रेने रोबोटिक्स, उसके द्वारा जो है निर्मित दुनिया का पहला ये AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम है, ठीक है, उसका अनावरण किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हैदराबाद स्थित ये रोबोटिक्स कंपनी है जिसका नाम है ग्रेने रोबोटिक्स, उसने जो है AI द्वारा संचालित अभिनव स्वायत्त एंटी ड्रोन संचार प्रणाली, ड्रोन जो है प्रणाली जिसका नाम है इंद्रजाल, उसको विकसित किया है। ये ध्यान रखिएगा, ये जो प्रणाली है दोस्तों इंद्रजाल, ये भारत में अपनी तरह की जो है पहली प्रणाली है। और इसे परमाणु प्रतिष्ठानों,
तेल रिग जैसी जो महत्वपूर्ण सुविधाओं के साथ साथ बड़े क्षेत्रों, संभावित रूप से पूरे शहरों को विभिन्न ड्रोन खतरों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो जहां भी ये इंद्रजाल यानी कि एक तरीके से ये जाल की तरह होगा, किसी भी तरह का अगर ड्रोन जो है खतरा होता है तो ये जाल की तरह फैल करके उस ड्रोन, संभावित ड्रोन खतरों से जो है उस क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करेगा। यह जो है प्रति यूनिट 4000 वर्ग किलोमीटर तक जो है प्रभावशाली कवरेज रेंज प्रदान करेगा। तो इसकी जो रेंज होगी वो 4.5, यहाँ पे माफ करिएगा 4000 वर्ग किलोमीटर होगी और विभिन्न प्रकार के ड्रोन के खिलाफ जो है ये व्यापक सुरक्षा प्रदान करेगा। और ये इंद्रजाल दोस्तों दुनिया का एकमात्र व्यापक क्षेत्र वाला काउंटर मानव रहित विमान प्रणाली है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो है यह एक एकीकृत सुरक्षा समाधान प्रस्तुत करता है जो मोबाइल खतरों को प्रभावी ढंग से संबोधित करता है। तो इंद्रजाल दोस्तों किसके द्वारा विकसित किया गया? तो हैदराबाद स्थित एक रोबोटिक्स कंपनी है जिसका नाम है ग्रेने रोबोटिक्स। ठीक है, और ये AI आधारित जो है अभिनव स्वायत्त एंटी ड्रोन प्रणाली है इंद्रजाल। ठीक है, अगला है देखिए वेनेडियम, जो कि एक धातु है। इसकी खोज कहाँ की गई, कहाँ पे ये धातु मिली है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने दोस्तों गुजरात में, ठीक है, अलंग जो है वहां पे उसके पास खंभात की खाड़ी में, यहाँ पूछा जा सकता है किस क्षेत्र से जो है वेनेडियम की खोज हुई अभी हाल ही में या वेनेडियम प्राप्त हुआ है। तो ये अलंग, और अलंग कहाँ है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा गुजरात में। और वहीं पे जो है खंभात की खाड़ी जो है वहां से जो है एकत्र किया गया तलछट था उनके नमूने में एक दुर्लभ धातु, ठीक है, रेयर ये, ठीक है, ये मेटल्स है जिसका नाम है वेनेडियम और इसकी खोज की गई है। ये खंभात की खाड़ी में इसकी पहचान देखिए खनिज के भीतर कौन सी खनिज थी जिसके भीतर की गई। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये जो है टिटानो मैग्नाइट, ठीक है, यहाँ पे टिटानो मैग्नाइट जो है उसके भीतर की गई है इसकी खोज, जो कि पिघले हुए लावा के तेजी से ठंडा होने से बनता है। तो ये जो खनिज है जिसका नाम है टिटानो मैग्नाइट जो है, ये जो है लावा होता है, वो जब तेजी से ठंडा हो जाता है तो उससे इसका निर्माण होता है। और इसी जो है खनिज में ये जो है इसकी पहचान की गई इस दुर्लभ धातु वेनेडियम की। वेनेडियम देखिए देखा जाए तो विभिन्न रूप से 55 जो है विभिन्न खनिजों में पाया जाता है। और चूंकि एक रासायनिक तत्व, इसका प्रतीक देखिए ये है, इसका प्रतीक V है, इसका प्रतीक वेनेडियम। इस खनिज का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो जो स्टील होता है, स्टील को मजबूत करने के लिए और साथ ही साथ बैटरी को बनाने के लिए जो है इसका वेनेडियम का इस्तेमाल किया जाता है। और देखिए वेनेडियम के लिए भारत काफी हद तक, ठीक है, दूसरे देशों पर निर्भर है। चूंकि एक दुर्लभ धातु है तो कई सारे औद्योगिक जो है उपयोग के लिए इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है। और इस धातु से स्टील और यहाँ पे ध्यान रखिएगा टाइटेनियम की लचीलापन बढ़ाने के लिए जो है, जो फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए वेनेडियम का इस्तेमाल किया जाता है। और चूंकि ये एनर्जी को स्टोर करने में भी सक्षम ये धातु है, तो इस धातु का उपयोग जो है वेनेडियम रेडॉक्स बैटरी में भी किया जाता है, जिससे कि ऊर्जा को जो है कुशलतापूर्वक स्टोर किया जा सके। वर्ल्ड लेवल पे देखें दोस्तों वेनेडियम का जो है विश्व उत्पादन कितना है, तो ये 2017 में जो है वेनेडियम का विश्व उत्पादन 85,842 टन धातु सामग्री थी। सबसे ज्यादा अगर हम देखें सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है, यानी कि सबसे ज्यादा जो है वेनेडियम पाया कहाँ जाता है, तो ब्राजील में जो है पाया जाता है। और ब्राजील जो है वेनेडियम का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। दूसरे नंबर पे कौन सा देश आता है वेनेडियम के निर्यात में, तो ये रूस आता है। फिर तीसरे नंबर पे दक्षिण अफ्रीका आता है। लेकिन अगर आपसे पूछ देखिए भाई सबसे अधिक भंडार किस देश के पास है, तो 2022 तक देखा जाए 9.5 बिलियन मेट्रिक टन के साथ जो है दुनिया में सबसे अधिक वेनेडियम का जो भंडार है वो चीन के पास है। तो ये ध्यान रखिएगा चीन के पास, ठीक है। तो वेनेडियम से संबंधित चीजें जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। और अगला पॉइंट है देखिए भारत जो है दोस्तों 2017 में, ठीक है, 17वां इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन द यहाँ पे केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट, यानी कि जिसे हम सीमेंट के रसायन विज्ञान पर अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस की मेजबानी करेगा। भारत कब करेगा? 2027 में करेगा। कौन सा ये संस्करण होगा? तो 17वां संस्करण होगा। तो भारत जो है 2027 में नई दिल्ली में सीमेंट के रसायन विज्ञान पर प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस की मेजबानी जो है करेगा। ये जो है दोस्तों ये जो कांग्रेस है, ये सीमेंट के रसायन विज्ञान पर जो अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस है, ये अपनी तरह का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित आयोजन है जो सीमेंट और कंक्रीट में जो अनुसंधान है उसकी प्रगति की समीक्षा करता है।
अगर हम बात करें भारत के अग्रणी अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थान नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स आईआईटी दिल्ली ने, देखिए 16वां जो है ये कांग्रेस हुई थी, ये बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी और इसी दौरान जो है सम्मेलन के संचालन की समिति के सदस्यों के यहाँ पे समक्ष जो है भारत की बोली सफलतापूर्वक प्रस्तुत की गई थी। ये जो सम्मेलन है, ये जो कांग्रेस है दोस्तों, ज्यादातर देखा जाए आमतौर पे 4 से 6 साल में आयोजित किया जाता है। सबसे पहला जो कांग्रेस हुई थी वो लंदन में 1918 में आयोजित की गई थी। क्या भारत में पहली बार जो है सीमेंट पर कांग्रेस सम्मेलन किया जा रहा है? नहीं भाई, ये जो है भारत दूसरी बार करने जा रहा है, क्योंकि सबसे पहली बार 9वीं जो कांग्रेस हुई थी वो 1992 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी और 16वीं जो हुई है कांग्रेस वो सितंबर 2023 में, यानी कि जल्द ही इसी वर्ष जो है बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की गई थी। और यहाँ पे जो इसका सचिवालय कहाँ पे है, तो ये ध्यान रखिएगा, डेसेलफोर्ड डिकेडोर्फ जर्मनी में सचिवालय। भारत के सीमेंट उद्योग की बात करें दोस्तों, तो भारत में जो पहली सीमेंट कंपनी स्थापित की गई थी वो 1914 में पोरबंदर गुजरात में जो है स्थापित की गई थी, परिचालन शुरू किया गया था। तो यहाँ पे सीमेंट के रसायन विज्ञान पर अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें दोस्तों, 16वां जो हुआ था ये थाईलैंड बैंकॉक में हुआ था। 17वां जो है 2027 में आयोजित किया जाएगा भारत में नई दिल्ली में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, इसी के साथ साथ हम बात करते हैं किसान ई मित्र, पीएम किसान एआई चैटबॉट। एक तरीके से ठीक है, किसानों को उनके मतलब खेत से संबंधित या सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी देने के लिए किसान ई मित्र को लॉन्च किया गया है, जो कि ये एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट होगा। तो ये चूंकि जो कृषि और किसान कल्याण, ठीक है, मंत्रालय के जो राज्य मंत्री हैं कैलाश चौधरी, उन्होंने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत, ठीक है, एक एआई चैटबॉट को लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, किसान ई मित्र। ये ध्यान रखिएगा, किसान ई मित्र नाम ध्यान रखिएगा, जो कि एक एआई आधारित चैटबॉट है जिसको कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये जो चैटबॉट है वो प्रधानमंत्री किसान योजना की दक्षता और पहुंच को बढ़ाएगा, जिससे किसानों को उनकी पूछताछ के लिए त्वरित, स्पष्ट और आसानी से जो है सुलभ प्रतिक्रिया मिलेगी। तो एक तरीके से जो है योजनाओं से संबंधित अगर जानकारी किसानों को लेनी है तो ये उस चैटबॉट के माध्यम से जानकारी को एकत्रित कर सकेंगे। ये चूंकि ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने जो है एआई चैटबॉट को सरकारी योजनाओं में सफलतापूर्वक एकीकृत किया है और ये केंद्र सरकार की जो प्रमुख योजनाओं के साथ भी इस एकीकृत पहल एआई चैटबॉट है, ठीक है। चूंकि इसे ये जो किसान ई मित्र है जिसको लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत, तो आइए बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे पीएम किसान योजना के बारे में। दोस्तों ये भूमि धारक यानी कि जिन किसानों के पास भूमि है उन किसानों के वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री किसान योजना को फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था। इसके तहत देखिए क्या होता है, 6,000 रुपए की वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है 3 किस्तों में। तो हर जो है 4-4 महीनों के अंतराल पे, ठीक है, 3 समान जो है किस्तों में डीबीटी, जिसे हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से देश भर के जो किसान परिवार है उनको बैंक के खाते में 6,000 रुपए का वित्तीय लाभ जो है प्रदान किया जाता है। पहले देखा जाए ये जो है पर्टिकुलर किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की जो भूमि थी या छोटे जो सीमांत किसान थे उनको ये दिया जाता था, लेकिन अब देखा जाए ये सभी भूमि धारक जो किसान होंगे उनको जो है कवर किया जाएगा इस योजना के तहत। और इस योजना का क्रियान्वयन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, तो कृषि एवं किसान मंत्रालय के द्वारा जो है इस योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। तो यहाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रधानमंत्री किसान योजना है। दूसरा इंपॉर्टेंट आपके लिए किसान ई मित्र है, जो कि एआई आधारित चैटबॉट है जिसको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो है लॉन्च किया गया। अगला बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे जो है कैलिप्सो मिशन, ठीक है। कैलिप्सो मिशन दोस्तों जो कि नासा यानी कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, जिसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसने जो है घोषणा किया है दोस्तों ये जो मिशन है कैलिप्सो मिशन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जिसको जो है 2006 में लॉन्च किया गया था। जो पृथ्वी की जलवायु है, जो मौसम है या फिर एयर क्वालिटी या फिर वायु की गुणवत्ता का जानकारी एकत्रित करने के लिए इस कैलिप्सो मिशन को जो है लॉन्च किया गया था, इसको समाप्त कर दिया गया है। इसकी जानकारी नासा के द्वारा दिया गया है। कैलिप्सो दोस्तों जिसे हम क्लाउड एरोसोल
ठीक है, लीडर और इंफ्रारेड पाथ फाइंडर सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन के नाम से जानते हैं। ये एक मिशन है और ये अध्ययन करने के लिए, ये क्या अध्ययन करने के लिए था, तो ये बादल, एरोसोल, पृथ्वी की जलवायु को कैसे प्रभावित करते हैं इसके बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए इसको जो है नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। यह नासा और साथ ही साथ जो फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी है CNES उसके जो है बीच एक संयुक्त परियोजना थी, यानी कि नासा के साथ साथ जो फ्रांसीसी अंतरिक्ष कंपनी, इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से इसको लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? अप्रैल 2006 में किया गया था। किस उद्देश्य से किया गया था? पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए जो है इसे लॉन्च किया गया। तो एक तरीके से कैलिस्पो है क्या दोस्तों? तो ये ध्यान रखिएगा, एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन है और ये पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन करता था। जलवायु परिवर्तन, कि पृथ्वी की जलवायु किस तरीके से परिवर्तन होती है इसका अध्ययन करता था। वायुमंडल की जो प्रक्रिया है उनका अध्ययन, और साथ ही साथ वायु की गुणवत्ता को समझने के लिए आवश्यक डेटा है वो प्रदान करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया था। और इस मिशन को हाल ही में समाप्त कर दिया गया है, जिसके वजह से ये चर्चा में है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ बात करेंगे दोस्तों 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो किया गया है वो केरल के कोची में किया गया है अक्टूबर 2023 में। तो राष्ट्रीय विज्ञान जो है, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी, उसके द्वारा केरल के कोची में जो है 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। और ये आयोजन जो है पहली बार केरल में किया गया और इसकी जो मेजबानी की गई है वो ICAR, केंद्रीय समुद्री मत्स्य पालन अनुसंधान के द्वारा किया गया। ये जो 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस था, इसके आयोजन का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो जो आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाली जनरेशन है, उनके लिए भारत की जो कृषि खाद्य प्रणाली है उसके टिकाऊ उद्यमों में बदलने के बारे में एक वैज्ञानिक सर्च जो है उत्पन्न करना था। और 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का विषय क्या था दोस्तों? सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कृषि खाद्य प्रणाली का परिवर्तन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कोच्चि केरल में किया गया। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे साइकी। साइकी दोस्तों क्षुद्र ग्रह है, जो कि ये ध्यान रखिएगा जो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में स्थित है। ठीक है, तो ये एक एस्टेरॉयड है और इसी का अध्ययन करने के लिए, ठीक है, मिशन साइकी लॉन्च किया गया नासा के द्वारा, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। तो साइकी जो कि नासा के द्वारा अंतरिक्ष, ठीक है, यान है और इसको जो है मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित जो क्षुद्र ग्रह साइकी है उसका अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया। तो एक तरीके से हमारी पृथ्वी कैसे बनी, इन सब चीजों के बारे में जानकारी लेने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष जो एजेंसी है नासा ने एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम है साइकी मिशन। और इस मिशन के तहत जो है अंतरिक्ष यान को एक एस्टेरॉयड है जिसका नाम है, ठीक है, साइकी, ठीक है, क्षुद्र ग्रह है जिसको जो है उस पर भेजा गया है। साइकी का लक्ष्य क्या है दोस्तों? तो ये मंगल और बृहस्पति, ध्यान रखिएगा, ये मंगल ग्रह है, ये बृहस्पति ग्रह है और इसी के बीच में स्थित ये जो है एक बेल्ट है और इसी बेल्ट में एक क्षुद्र ग्रह है जिसका नाम है साइकी, उसका अध्ययन करेगा। ये जो ग्रह है, जो एस्टेरॉयड है, इस पर देखा जाए बहुत सारी धातु का ये भंडार है, जैसे सोना, निकिल, लोहा समेत बहुत सारे धातुओं का भी भंडार देखने को मिलता है। और इस मिशन को जो लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2023 में स्पेस एक्स फाल्कन हैवी रॉकेट के माध्यम से किया गया था, कैनेडी स्पेस सेंटर के द्वारा। नासा का जो साइकी अंतरिक्ष यान है वर्तमान समय में देखा जाए दोस्तों अंतरिक्ष में, ठीक है, 16 मिलियन किलोमीटर से अधिक दूरी की यात्रा कर लिया है। और हाल ही में दोस्तों इस मिशन ने पृथ्वी पर सफलतापूर्वक लेजर सिग्नल जो है फायर करके एक अभूतपूर्व जो है उपलब्धि हासिल की, जिसकी वजह से चर्चा में था। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है साइकी मिशन, किस चीज के लिए? तो क्षुद्र ग्रह साइकी के लिए है, ठीक है, जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा ठीक है, एल अल्टो, जो कि दक्षिण अमेरिका के देश बोल्विया में स्थित की गई है। तो एल अल्टो जो कि विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा है, लगभग 4000 मीटर पे ऊंची है। तो रूस की दोस्तों परमाणु ऊर्जा निगम है जिसका नाम है, ठीक है, रोसाटाम, उसने जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित देश बोल्विया के अल अल्टो में समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर एक अनुसंधान रिएक्टर दबाव पोत स्थापित किया है और इसी के साथ साथ ये दुनिया की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा बन गया है। ये जो रिएक्टर है दोस्तों, ये संभावना है इसकी कि 2025 तक जो है इसका संचालन शुरू किया जाएगा।
तो अगर आपसे पूछे भाई विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा कहाँ स्थापित की गई है, तो अल अल्टो में किया गया है, जो कि वोल्विया में स्थित देश है। किसके द्वारा? तो ये रूस की परमाणु ऊर्जा निगम है, रोसाटॉम के द्वारा। चूंकि वोल्विया दोस्तों, ये वोल्विया की बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका का ये देश है, स्थल रुद्र ये देश है। ध्यान रख सकते, दो ही ऐसे देश है दक्षिण अमेरिका के, साउथ अमेरिका के, जो पूरी तरीके से लैंडलॉक्ड है। एक वोल्विया है, दूसरा पराग्वे है, ठीक है। और वोल्विया में दोस्तों इसकी बात करें तो इसकी जो राजधानी है लापाज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे राजधानी, जो कि लेक टिटिकाका के पास है। देखिए लेक टिटिकाका बोल्विया और पेरू के बॉर्डर पे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और ये दुनिया की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है लेक टिटिकाका, और ये एंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित है। और चूंकि किसके किन दो देशों के सीमा पर स्थित है, तो बोल्विया और पेरू। और जो लेक टिटिकाका है, जो टिटिकाका झील है दोस्तों, ये दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी झील है, क्योंकि दक्षिण अमेरिका के, साउथ अमेरिका की जो सबसे बड़ी झील है वो है माराकाइबो झील, जो कि वेनेजुएला में है। ये देखिए वेनेजुएला में ये झील है माराकाइबो, ठीक है। ये माराकाइबो जो कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। दक्षिण जो है यहाँ पे वोल्विया की दोस्तों ध्यान रखेगा, ये किससे किससे सेवा साझा कर रहा है? पेरू से, ब्राजील से, पैराग्वे से, अर्जेंटीना से, चिली से। और इसकी जो मुद्रा है वो क्या है दोस्तों? बोलिवियानो है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो लुइस आर्से जो है वो यहाँ के